हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास हमारी होने वाली है एटम्स एंड मॉलिक्यूल के ऊपर। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ये क्लास होने वाली है आज की। और इस क्लास में आज हम लोग पूरे चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं। कम टाइम में आप पूरे चैप्टर्स को किस तरीके से कवर करें, वो आज की क्लास में आपको का पूरा कवर होने वाला है। वैसे भी क्लास 9th लेवल पे अगर देखा जाए, एटम्स एंड मॉलिक्यूल एक ऐसा चैप्टर है जो पूरा केमिस्ट्री का बेस है। आपने पढ़ा भी होगा केमिस्ट्री में, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल, बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि जो आपने क्लास 8th लेवल तक कभी सुना ही नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे टॉपिक ऐसे भी हैं जो आप अभी क्लास 9 से पढ़ रहे हो और आगे क्लास 10th 11th 12th में आपको बहुत काम आने वाला है। तो इंडिविजुअली आपने हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ा होगा। आज की क्लास में हम इस पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं सीबीएसई के अकॉर्डिंग। कुछ टॉपिक्स इसमें है डिलीटेड, और जिन टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं, जिन आज जो जो टॉपिक सीबीएसई ने रखे हुए हैं सिलेबस में, हम आज उन टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो टॉपिक कौन कौन से हैं। भाई, सभी लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अब एग्जाम में हम कौन से टॉपिक्स पढ़े, कहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, वो आज की क्लास में आज हम सब बताने वाले हैं। तो सभी लोग जल्दी से कॉपी और पेन लेके बैठिए। और जो लोग आज हमारे साथ नए जुड़े हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली और वीडियोस क्लास 9 से रिलेटेड आप लोग को मिलती रहे। और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। कंफर्म है कि आपको लास्ट में ये लगेगा कि आज की क्लास खत्म होने तक आपका ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर पूरा कवर होने वाला है। ठीक है, देखिए, अब इस चैप्टर में क्या है कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल जो सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर का आता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम क्या है? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। ये आप क्लास 9th और क्लास 11th दोनों में आप पढ़ते हो, बट क्लास 9th लेवल पे आपको केवल दो लॉ पढ़ने हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसका मतलब होता है कि जब हम किसी केमिकल सब्सटेंस को हम जब आपस में कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करने के बाद हमें कोई नया रिजल्ट फॉर्म होता है, तो उसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। कंबाइन किया, हमने दो चीजों को कंबाइन किया, तीन चीजों को कंबाइन किया, और कंबाइन करके हमें कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। तो केमिकल चीजों को जब हम कंबाइन करते हैं, अब केमिकल चीजों को अगर आप कंबाइन कर रहे हो, तो उसको कंबाइन करने के भी तरीके होते हैं, जिसमें आप लोग को इसमें क्या क्या पढ़ना है? दो लॉ। पहला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखिएगा। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए, ऐसे तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में कई सारे लॉ है, आपके बुक्स वगैरह में आप देखोगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन दिया है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, फिर गेल-यूसेक लॉ, और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, मीन्स कई सारे होते हैं। हमें क्लास 9th लेवल पे केवल दो लॉ पढ़ने हैं। पहला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा पढ़ना है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, या बोलो आप लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। इन दोनों लॉ को आप बहुत कायदे से, बहुत ढंग से दिमाग में एकदम बिल्कुल बैठा लो कि ये दो लॉ है क्या। बहुत इजी है, देखिएगा। यहां पे लॉ क्या बोल रहा है, पहले तो हम ये लिखेंगे, इस लॉ को डिस्कवर किसने किया? इस लॉ को डिस्कवर किसने किया है भैया? बता दो जल्दी से कोई। इस लॉ को डिस्कवर किया है एंटोनी लवॉइजियर ने। इस लॉ को डिस्कवर किया है एंटोनी लेवॉइजियर ने इन 1774। इस लॉ में ये बताया गया है कि ड्यूरिंग फिजिकल और केमिकल चेंज, ड्यूरिंग फिजिकल और केमिकल चेंज, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, total mass of reactant is always equal to
इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, चाहे वो फिजिकल चेंज हो रहा हो, चाहे वो केमिकल चेंज हो रहा हो, कोई भी चेंज हो रहा हो, रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। और ये इक्वल तभी हो सकते हैं जब इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस। तो देखिए एग्जांपल लेते हैं, CaCO3। CaCO3 टूटता है किसमें, CaO प्लस CO2 में। लेफ्ट साइड को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, और राइट साइड को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो लेफ्ट का मास अलग निकालो, राइट का मास अलग निकालो। एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और एलिमेंट के एटॉमिक मास ये आपको आने चाहिए। इसके बिना आपको ये चैप्टर बिल्कुल समझ में नहीं आ सकता है। इसलिए एटॉमिक मास हर एक एलिमेंट का कहां से कहां तक आपको याद करना है, 1 से 20 तक, और 1 से 20 के एटॉमिक नंबर और उनके सिंबल। तो व्हाट इज द मास ऑफ कैल्शियम, मास ऑफ कैल्शियम 40, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास कितने होता है, 16, और कितने ऑक्सीजन है, 3, 16 3 था 48। ये ऐड करने पे कितना आएगा, 100। मास लिख रहे हैं ना, चलो मान लिया हमने लिख दिया 100 ग्राम। अब यही 100 ग्राम कहाँ आना चाहिए, इन दोनों का मास। देखते हैं, व्हाट इज द मास ऑफ कैल्शियम 40, ऑक्सीजन का 16, ये कितना आ गया 56। कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन 16 टू जा 32, कितना हो गया 44। 56 से 44 को ऐड करो कितना आएगा 100। इसका मतलब क्या है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट ये दोनों क्या है, इक्वल। तो इसी लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, और कोई एग्जांपल ले लें, एक एग्जांपल और दिखा दें आप लोग को। देखिएगा, वीडियो को आप लोग पॉज कर लीजिए, पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कोई, जो इक्वेशन पहले से बैलेंस ना हो, तब क्या होगा। देखिएगा, हमने एग्जांपल लिया H2O। H2O टूटता है H2 प्लस O2 में। अब देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो आप इसका मास निकाल के देख लो, दोनों तरफ के मास इक्वल नहीं आएंगे। चेक कर लेते हैं, व्हाट इज द मास ऑफ हाइड्रोजन 1, 1 इंटू 2 2, ऑक्सीजन का मास 16, ये आ गया 18 ग्राम। इधर हाइड्रोजन का मास 1, 1 इंटू 2 2 ग्राम, ऑक्सीजन मास 16, 16 टू जा 32, 32 प्लस 2 कितना आएगा, इधर 34 और इधर 18। क्या दोनों तरफ मास इक्वल आए, नहीं। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ के एटम्स इक्वल है ही नहीं, तो कहां से आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव कर दोगे। तो इसलिए कभी भी ऐसा एग्जांपल अगर आपका दिमाग में आ जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को पहले बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस होगी, ये देखिएगा, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन दोनों तरफ क्या है, बैलेंस। ऑक्सीजन 1 और इधर कितने हैं, 2, तो इस ऑक्सीजन को 2 करने के लिए हम पूरे कंपाउंड को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हाइड्रोजन पहले बैलेंस था, अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 2 जा 4, और ये कितना है 2, तो 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई। क्लियर है सभी को। अब निकालो मास इसका, आ जाएगा देखो, व्हाट इज द मास ऑफ हाइड्रोजन 1, और कितने हाइड्रोजन है 2 2 जा 4, प्लस ऑक्सीजन मास 16, और 16 टू जा 32, कितना आ गया 36। यहां देखते हैं, हाइड्रोजन का मास 1 और कितने हाइड्रोजन है 4, 1 इंटू 4 4, 16 टू जा 32, और 4 और 32 को 4 और 32 को प्लस करो कितना आएगा 36। अब देखो, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर हो गया ना। जल्दी से वीडियो पॉज करिए और इसको नोट करिए। चलिए, अब हम बात करने जा रहे हैं सेकंड लॉ के ऊपर। फर्स्ट लॉ हो गया, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, जिसे हम बोलते हैं डेफिनेट। लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का मतलब होता है रेशियो, और इस लॉ को दिया था किसने, जोसेफ एल प्राउस्ट। जोसेफ प्राउस्ट लिखो आप केवल, इन 1799।
जोसेफ प्राउस्ट ने इस लॉ को दिया था। अब इस लॉ को दिया क्या था, ये आप देखो। इन्होंने बोला इन अ प्योर केमिकल कंपाउंड, इन अ प्योर केमिकल कंपाउंड एलिमेंट्स always combine in fixed ratio by mass। किसी भी प्योर केमिकल कंपाउंड में, किसी भी प्योर केमिकल कंपाउंड में एलिमेंट हमेशा कैसे कंबाइन करते हैं, फिक्स्ड रेशियो बाय मास। जैसे कि एग्जांपल लें H2O, H2O का रेशियो होता है 1:8। कैसे, हाइड्रोजन का मास 1 इंटू 2 2, ऑक्सीजन का मास 16, सिंपलेस्ट फॉर्म में करो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, H2O का रेशियो क्या होगा 1:8। CO2 का लो, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन 16 2 जा 32, सिंपलेस्ट फॉर्म में करो 4 3 जा 4 8 जा, CO2 का रेशियो क्या होगा हमेशा 3:8। एक और एग्जांपल ले ले NH3, नाइट्रोजन का मास 14, हाइड्रोजन 3, ये कटेगा ही नहीं, तो इसका रेशियो क्या होगा 14:3। बहुत सिंपल सा है, ये कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड होंगे तो उनका जो मास रेशियो होगा वो रेशियो फिक्स होता है, चाहे उसके कितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाए, चाहे यहाँ पे 5:2 हो जाए, चाहे यहाँ पे 7:2 हो जाए, चाहे यहाँ पे 3CO2 हो जाए, आएगा रेशियो 3:8 ही सॉल्व करने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, बहुत इजी है। तो पहला लॉ क्या हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा क्या हो गया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ये दोनों लॉ की डेफिनेशन बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिए और जल्दी इसको नोट करिए, फिर मैं इसका कराता हूं क्या न्यूमेरिकल्स। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे आ गया पहला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, जो दो लॉ अभी आप लोग को हमने बताए हैं उन्हीं लॉ से अब कौन कौन से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चंस देखिए। क्या बोल रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट 14 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट was allowed to react with 10 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। पहले इतने सेंटेंस को समझते हैं। क्या बोला गया है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट कितने ग्राम है 14, किससे रिएक्ट हुआ है 10 ग्राम एसिटिक एसिड से। यहां लिख लिया हमने क्या, एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड का मास कितना है 10 ग्राम। आफ्टर द रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इट वाज फाउंड दैट 16.67 ग्राम सोल्यूशन मिला है। मतलब हमको जो सोल्यूशन मिला है वो कितना मिला है 16.67 ग्राम। और साथ ही साथ हमें क्या बोला गया है कि बिकॉज ऑफ गैस वॉज escaped फ्रॉम द कंटेनर, हमको साथ ही साथ यहाँ पे क्या मिल रहा है, गैस मिल रही है। What was the mass of gas which escaped? उस गैस का मास बताओ कि जो गैस बची थी, जो कंटेनर से बाहर निकल रही थी। एंड नेम द लॉ अप्लाइड, कौन सा लॉ लगेगा, देखने से ही मालूम चल रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगेगा। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल होना चाहिए, टोटल मास ऑफ किसके होगा, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो बस इसका मास निकालना है, इसको मान लो आप x, बस ऐड कर लो इसको। तो रिएक्टेंट का मास 14 + 10 इज इक्वल टू 16.7 + x, ये हो गया कितना, ये हो गया 24, ये इधर आएगा -16.67 इज इक्वल टू x, ये कितना होगा 17, 4 3 7, 7.33, ये आएगा क्या x 7.3 ग्राम के अप्रॉक्स यही आना चाहिए। तो ये इतनी अमाउंट ऑफ गैस इससे एस्केप्ड हो रही होगी। जितना बड़ा क्वेश्चन नहीं है उससे छोटा सोल्यूशन है। और कौन सा लॉ लगेगा, तो इसमें आप लॉ कौन सा लगाओगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लॉ आपका लगेगा। ठीक, इसके फॉर्मूले भी होते हैं, इसके फॉर्मूले लिखने के चक्कर में आप मत पड़िएगा,
क्योंकि अभी अब आप फॉर्मूले अगर बनाओगे तो ये सोल्यूशन के अंदर भी दो कंपाउंड फॉर्म होंगे, इस सोल्यूशन के अंदर भी दो कंपाउंड फॉर्म होंगे, वाटर भी मिलेगा और एक CH3CONE मिलेगा। तो उतना डीप में आपको जाने की भी जरूरत नहीं है, सिंपली जो क्वेश्चन में वर्डिंग्स लिखी हूं एज इट इज वही वर्डिंग्स आप उतार दो क्वेश्चन में, और इसी तरीके से आप वर्ड फॉर्म में रिएक्शन बना लो, इनके नीचे मास लिख दो, रिएक्टेंट का मास एक तरफ, प्रोडक्ट का मास एक तरफ, और जो हमको निकालना है वो एक्सपांड कर लोगे आप लोग। सिंपल सा क्वेश्चन था ना, जल्दी से आप इसको नोट करिए। चलिए अब यहाँ देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है स्कूल लेवल पे, तो इस क्वेश्चन को बहुत कायदे से समझिएगा। एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है ये, कह सकते हो, और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिएगा, when 3 gram of carbon is burnt in 8 gram oxygen, 11 gram of CO2 is produced। 3 ग्राम कार्बन को, मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, कार्बन कितना है 3 ग्राम, रिएक्ट हुआ ऑक्सीजन से, कितना मास है ऑक्सीजन का 8 ग्राम, तो हमको क्या मिला CO2 कितना 11 ग्राम। 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट किया ये, और हमको 11 ग्राम क्या मिला CO2 मिला। ठीक है, इतना समझ में आ गया, क्वेश्चन में दिया है तो समझ में तो आ ही जाएगा। फिर पूछा गया है कि व्हाट मास ऑफ CO2 विल बी फॉर्म, CO2 का मास क्या होगा अगर कार्बन 3 ही ग्राम रहे, कार्बन 3 ग्राम रहे और ऑक्सीजन कितनी हो जाए 50 ग्राम। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, कॉमन मिस्टेक, लोग सोचते हैं कि 3 ग्राम कार्बन था, 8 ग्राम ऑक्सीजन था, तो 11 ग्राम CO2 था, तो 3 + 8 कितना हुआ 11। 3 ग्राम कार्बन है 50 ग्राम ऑक्सीजन है, तो इसका पूछ रहा है, तो 3 + 50 कितना होगा 53, 53 ग्राम। बट ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है समझिएगा। और ये भी पूछा गया है कि कौन सा लॉ लगेगा इसमें, अब इसमें लगेगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। भाई देखिए, अभी आप लोग को हमने बताया था कि CO2 जो कंबाइन करता है वो करता है 3:8 में, CO2 का जो मास रेशियो होता है वो होता है 3:8। हमेशा 3 ग्राम ऑफ कार्बन के पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो केवल 8 ग्राम ऑक्सीजन से ही रिएक्ट कर पाएगा। तो चाहे ऑक्सीजन 8 से 40 हो जाए, 50 हो जाए, 100 हो जाए, 200 हो जाए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, ये 3 ग्राम कार्बन इस CO2 को बनाने के लिए केवल और केवल कितने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए 8। 50 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको चाहिए केवल 8, बाकी जितने बचेंगे वो क्या हो जाएंगे अनरिएक्टेड। तो आप यही लिखोगे, इसका आंसर क्या आने वाला है, आंसर इसका 11 ही आएगा। ठीक है, इसका आंसर 11 ही आएगा, क्यों, क्योंकि 3 ग्राम कार्बन 50 में से केवल 8 ग्राम से रिएक्ट करेगा, बाकी 42 ग्राम क्या होगा अनरिएक्टेड। तो आप यही लिखोगे कि 42 ग्राम क्या होगा अनरिएक्टेड रह जाएगा। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, आप यही बोलोगे कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन 3 ग्राम कार्बन विल रिएक्ट विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 3 ग्राम कार्बन केवल 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, और बाकी ऑक्सीजन चाहे जितने हो वो सारे क्या होंगे अनरिएक्टेड। 50 है तो 42 ग्राम अनरिएक्टेड होगा, 100 ग्राम होता तो कितना अनरिएक्टेड होता, 100 ग्राम में होता 92 ग्राम अनरिएक्टेड होता। चाहे जितने ग्राम हो, 8 से ऊपर चाहे जितना हम जाएंगे, तो केवल 8 ग्राम रिएक्ट करेगा 3 से, बाकी जितना बच जाएगा वो अनरिएक्टेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से वीडियो पॉज करिए और उसको लिखिए। यहाँ पे थ्योरी फॉर्म में आप सेंटेंस लिखिएगा कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन 3 ग्राम कार्बन react with 8 gram oxygen, so 42 gram of 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल अनरिएक्टेड, वो एटमॉस्फेयर में स्केप आउट हो जाएगी। और यहाँ पूछा भी गया कौन सा लॉ लग रहा है, तो आंसर क्या होगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए। तो
अब नेक्स्ट टॉपिक है डेल्टन्स की थ्योरी। डेल्टन से क्या थ्योरी दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी। देखिएगा, डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी में कई सारे पोस्टुलेट्स हैं। इन्होंने क्या क्या पोस्टुलेट्स बताए। पहला पोस्टुलेट्स ये बताया कि इन्होंने एटम की डेफिनेशन बताई। बोला कि सैंपल ऑफ मैटर कंसिस्ट ऑफ मेनी टिनी पार्टिकल्स। मतलब बोला इन्होंने कि अ सैंपल ऑफ मैटर कंसिस्ट ऑफ मैनी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। पहले पॉइंट यही बताया कि एटम होते क्या है, कि जो भी सैंपल होता है मैटर का, उसमें जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। दूसरा, इन्होंने बोला एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड नॉर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एटम्स को ना हम क्रिएट कर सकते हैं, ना डिवाइड कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। केवल हर एक केमिकल रिएक्शन में एटम्स कंबाइन कर सकते हैं बस, और कुछ नहीं कर सकते। थर्ड थर्ड में ये बताया कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव सेम प्रॉपर्टीज। सेम एलिमेंट के एटम्स जो होंगे उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, लाइक उनका शेप, उनका साइज, उनका मास, सब कुछ सेम। जैसे एग्जांपल लें हम, यहाँ पे O2, दो ऑक्सीजन है, इन दोनों ऑक्सीजन का शेप, साइज, मास सेम होगा। ठीक, Cl2 है, इन दोनों का शेप, साइज, मास सेम होगा। और इन्होंने बोला कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। सिंपली बोल दिया कि अगर सेम एलिमेंट्स के एटम होंगे तो उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होंगे तो उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। जैसे एग्जांपल ले लो, कोई कंपाउंड, हमने ले लिया HCl, हमने ले लिया H2O। अब H और Cl की प्रॉपर्टीज क्या होगी, अलग होगी। H और O की प्रॉपर्टीज क्या होगी, अलग होगी। ठीक, फिर उन्होंने पॉइंट बताया कि रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट या सेम। जितने टाइप्स के एटम, जितने तरह के एटम्स लेफ्ट में होते हैं, उतने तरह के एटम्स राइट में होते हैं। ये बताया गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, और लास्ट ये कह सकते हो, एटम्स कंबाइन करते हैं, एटम्स कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो। सिंपल होल नंबर रेशियो, ये बताया गया है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन में। कोई भी 4 पॉइंट आप याद कर सकते हो। पॉइंट नंबर 5 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव कर रहा है। पॉइंट नंबर 6 लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन को बता रहा है। तो बहुत सिंपल से पोस्टुलेट्स हैं, ये पोस्टुलेट्स आप नोट कर सकते हो। और फिर चलते हैं हम लोग ड्रॉबैक पे। तो हम बात करते हैं ड्रॉबैक। देखिए, डेल्टन्स के पोस्टुलेट्स तो हो गए, अब ड्रॉबैक देखिए। ड्रॉबैक भी कई सारे हैं इनके, कभी कभी एग्जाम में ड्रॉबैक भी पूछ लेता है, तो आप कोई भी 3-4 ड्रॉबैक आप याद कर सकते हो। देखिए, पहला ड्रॉबैक, डेल्टन ने कहा कि एटम्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते, बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी एटम्स कैन बी डिवाइडेड, कैन बी divided in the form of electron, proton and neutron। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के फॉर्म में हम इनको कंबाइन कर सकते हैं, सॉरी तोड़ सकते हैं। डेल्टन ने कहा कि एटम्स डिवाइड नहीं होगा, बट मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम्स डिवाइड होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। ये थ्योरी गलत हो गई। फिर डेल्टन ने कहा कि सेम एलिमेंट के शेप, साइज, मास सेम होंगे, बट ये गलत हो गया। जैसे आइसोटोप आया, आइसोटोप।
आइसोटोप का मतलब होता है सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर। जैसे क्लोरीन के 2 मास होते हैं 35 37, एटॉमिक नंबर सेम। डेल्टन के अकॉर्डिंग ये था कि अगर एलिमेंट सेम होंगे तो इनके मास क्या होंगे, सेम। बट क्या क्लोरीन का मास यहाँ पे सेम है? नहीं। इसे बोलते हैं आइसोटोप, ये गलत हो गया। इसके अलावा भी एग्जाम्पल थे, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, और एटॉमिक नंबर क्या होते हैं 1। ठीक है, ऑक्सीजन का था 16, 17, 18, एटॉमिक नंबर क्या था सेम। इन्हें बोलते हैं आइसोटोप। इसको आप ब्रीफ में पढ़ोगे चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। और इसी में पॉइंट नंबर 3 बताया गया आइसोबार के बारे में भी, जिसका डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है और सेम मास नंबर होता है। जैसे आर्गन का मास 40, कैल्शियम का मास 40, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, इसका 20। डेल्टन ने कहा था कि अगर एलिमेंट डिफरेंट होंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, डिफरेंट। एलिमेंट तो डिफरेंट है बट इनके दोनों के मास क्या है, सेम। ये भी गलत हो गए। ठीक, फिर आप ये कह सकते हो इट फेल टू एक्सप्लेन, इट फेल टू एक्सप्लेन व्हाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन। इन्होंने ये नहीं बताया कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम आपस में कंबाइन कैसे कर जाते हैं, ये भी नहीं बताया। ये भी कह सकते हो फेल टू एक्सप्लेन बाइंडिंग फोर्स, कौन सा फोर्स लगता है उनको आपस में बाइंड करने के लिए, ये भी इन्होंने नहीं बताया। कहोगे सर बताया क्या? फेल टू एक्सप्लेन, एक लॉ था गे लूसेक लॉ, गे लूसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, ये भी नहीं बताया। आप कोई भी 2 3 4 पॉइंट आप कोई भी याद कर सकते हो, बहुत सारे ड्रॉबैक है यार, जितने पोस्टलेट्स नहीं है उससे ज्यादा ड्रॉबैक है। इसलिए आप कोई भी पोस्टलेट्स, कोई भी आप ड्रॉबैक याद कर लो जो आपको इजी लगे। इन्होंने ये नहीं बताया क्यों डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम आपस में कंबाइन कैसे कर जाते हैं, और करते भी हैं तो उसमें फोर्स कौन सा लगता है, ये नहीं बताया। गे-लूसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम के बारे में नहीं बताया, क्योंकि वो तो वॉल्यूम पर डिपेंड था, तो डाल्टन केवल मास को लेके चल रहे थे केवल। बाकी ये सब ड्रॉबैक तो कॉमन ड्रॉबैक हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट करिए। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ बात करने जा रहे हैं हम लोग सिंपल सी डेफिनेशन के बारे में। पहला है एएमयू, जिसे हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। फॉर्मूला होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। अगर पेपर में आएगा तो 1 नंबर का आएगा बस, और पूछेगा आप लोगों से डिफाइन 1 AMU, तो आप यही बोलोगे कि 1 AMU इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम, बस और कुछ नहीं। अगला आएगा रिलेटिव एटॉमिक मास। इसका फॉर्मूला आप लिखोगे मास ऑफ एन एटम को हम कंपेयर करते हैं एएमयू से, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम, और इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, इट हैज नो यूनिट। फिर इसी में है व्हाट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम एटॉमिक मास कह सकते हो या ग्राम मॉलिक्यूलर मास कह सकते हो। अगर ग्राम एटॉमिक मास होगा तो आप यही बोलोगे जिस एटॉमिक मास को हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं वो ग्राम एटॉमिक मास। अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास है तो जिस मॉलिक्यूलर मास को हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास विच इज रिप्रेजेंटेड इन ग्राम, विच इज रिप्रेजेंटेड इन ग्राम। सिंपल सा है भाई, बहुत बेसिक है सब। ठीक है,
तो बहुत सिंपल सिंपल सी हेडिंग है, अगर एग्जाम में आएगा तो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं आते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब आता है हाउ डू एटम एग्जिस्ट। एटम को किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। एटम दो तरीके से एग्जिस्ट करेंगे, पहला मॉलिक्यूल्स और दूसरा क्या होगा, आयंस। तो अगर मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगी बताओ, क्या बोलोगे। तो मॉलिक्यूल्स आप बोलोगे कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स, या बोलो ग्रुप ऑफ एटम्स को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और इसी में एक वर्ड आता है एटॉमिसिटी। व्हाट इज एटॉमिसिटी। टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। मान लो एग्जांपल लिया हमने कि बताओ CaCO3 की एटॉमिसिटी क्या होगी, तो आप बोलोगे 3 ऑक्सीजन, 1 कार्बन, 3 एक 4 और 1 कैल्शियम 5, इसकी एटॉमिसिटी 5। H2O की एटॉमिसिटी कितनी होगी, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 3। ठीक है, S8 की एटॉमिसिटी क्या होगी, 8 सल्फर है, एटॉमिसिटी क्या होगी 8। सिंपल सा है। अब इसमें देखिए बहुत सारे होते हैं मॉलिक्यूल्स। पहला है मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। दूसरा है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तीसरा है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। चौथा है टेट्रा एटॉमिक, बहुत सारे होते हैं। और पांचवा है पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। देखिए मोनो का मतलब होता है 1 एटम्स, मोनो का मतलब होता है 1 एटम्स जिसके पास एक एटम हो। डाई का मतलब 2 एटम्स। ट्राई का मतलब 3 एटम्स। टेट्रा का मतलब 4 एटम्स। और पेंटा का मतलब 5 एटम्स। जितनी भी नोबल गैस होती है वो सारी होती है मॉलिक्यूल फॉर्म में, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सारी होती है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। 2 एटम किसमें होते हैं, O2, Cl2, HCl। ठीक है, और N2। ट्राइटॉमिक ओजोन O3, CO2, कितने एटम्स हैं, 2 ऑक्सीजन के 1 कार्बन के। H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 3 एटम्स हैं। 4 एटम का एग्जांपल बताओ। P4, NH3, ये हो जाएंगे 4 एटम्स के एग्जांपल। 5 के अभी बताया ऊपर CaCO3 और HNO3 और CH4, ये सारे क्या हो जाएंगे, सबके पास कितने एटम्स हैं, 5 एटम्स हैं। तो ये टाइप्स होते हैं मॉलिक्यूल के, कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक, और व्हाट इज एटॉमिसिटी, एक मॉलिक्यूल्स में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, पूरे कंपाउंड्स में जितने भी एटम्स होंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी। मॉलिक्यूल्स के कई सारे टाइप्स हैं। मोनो हुआ 1 एटम, डायटोमिक में ऐसे कंपाउंड जिसके पास 2 एटम्स हो, ट्राइटोमिक 3 एटम्स वाले, टेट्राटोमिक 4 एटम वाले, और पेंटाटोमिक 5 एटम वाले। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जल्दी से इसको नोट करिए। चलिए अब इसका दूसरा पोर्शन। एटम एग्जिस्ट करता है 2 फॉर्म में, पहला क्या था, मॉलिक्यूल, और दूसरा क्या है, आयंस। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आयंस। देखिए इस टॉपिक की आपको पूरी डिटेल्स में वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कैसे हम किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं, कंपाउंड की वैलेंसी कैसे, क्या क्या कैसे याद करनी है, पूरी इसकी आपको कंप्लीट लेक्चर मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इस क्लास में हम आप लोग को फिर से दोबारा से वैलेंसी निकालना, फिर कंपाउंड की वैलेंसी लिखना, फिर से आपको नहीं बता रहे हैं।
आपको अगर वो लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग क्या कहते हैं हमारे चैनल पर जाके हाउ टू फाइंड द वैलेंसी कैसे आप निकालते हैं, आप उस लेक्चर को आराम से देख लीजिए। ठीक है, तो शॉर्ट में हम जानेंगे आयंस का मतलब क्या होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी एटम और एलिमेंट। जैसे एक होता है कैटायन, जिसे हम बोलते हैं कैटायन कंटेन करता है कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और एक होता है एनायन जो जिसके पास कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होते हैं कैटायन और नेगेटिव चार्ज कौन से होते हैं, एनायन। अब देखिए बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो भाई Cl माइनस और Na+, Mg2+, Sp2 माइनस, बहुत सारे हैं कंपाउंड्स, बहुत सारे होते हैं। तो मीन्स अगर हम बात करने लगेंगे तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। माइनस वाले क्या होते हैं, एनायन, प्लस वाले क्या होते हैं, कैटायन। तो इसलिए इसकी वैलेंसी आपको याद होना बहुत जरूरी है। कम से कम एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 20 तक के एलिमेंट्स की आपको वैलेंसी निकालना आप लोग को आना चाहिए। ठीक है, इसलिए इस लेक्चर को आप लोग अच्छे से देख लीजिए कि कैसे हम आयंस फाइंड करते हैं। और इसीलिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मेंशन कर दिया है कि आप उस लेक्चर को देख के उस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत कायदे से बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए किस एलिमेंट की क्या वैलेंसी होती है या किस कंपाउंड की क्या वैलेंसी होती है। क्योंकि अभी हम जब क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको वैलेंसी बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो ये तो हो गया आयंस के बारे में। अब देखिए इसमें एक टॉपिक है कि हाउ टू फाइंड द मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालें। मॉलिक्यूलर मास का भी कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे, उसका भी पूरा आपका वीडियो मिल जाएगा, उसी में ही मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। मॉलिक्यूलर मास डेफिनेशन क्या होगी, द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ all the element present in the compound, present in a किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके सारे मासेस को आप क्या कर लो, ऐड। उसी को बोलते हैं क्या, मॉलिक्यूलर मास। कैसे निकालते हैं, एग्जांपल लेके देखिएगा। मान लीजिए हमें निकालना है MgCO3 का, MgCO3 का आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है। इस कंपाउंड में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, एक मैग्नीशियम, एक कार्बन, एक ऑक्सीजन। मैग्नीशियम एक है तो एक से मल्टीप्लाई, कार्बन एक है तो एक से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई, और बीच में कौन सा साइन लगेगा, प्लस का साइन। व्हाट इज द मास ऑफ मैग्नीशियम, 24, मास ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ ऑक्सीजन 3, ये हो गया 24, 12, 48, 60, 70, 80, 84, और इसकी यूनिट क्या होती है, यू। ये हो गया MgCO3। दूसरा एग्जांपल, मान लो हमने ले लिया NH4 का होल ट्वाइस CO3, इसे हम लोग बोलते हैं अमोनियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, अमोनियम कार्बोनेट। तो देखिए अब जैसे इसमें बात करें हम, कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। नाइट्रोजन कितने हैं, इस ब्रैकेट का मतलब है नाइट्रोजन कितने हैं, 2। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 2 8। कार्बन कितने हैं, 1। ऑक्सीजन कितने हैं, 3। ठीक, ये लिख लिया। नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 14, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करो। हाइड्रोजन का मास 1, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन 16। आप लोग पहले वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन के आंसर निकाल लिया करिए, और उसके बाद आप चेक किया करिए कि क्या आपका आंसर सही है कि नहीं है। 14 2 28, ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 48, 60, 70, 80, 88, 96। क्या आंसर आ गया, 96।
इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास आप फाइंड कर सकते हो। जल्दी से आप लोग वीडियो पॉज करके जल्दी से नोट करिए। अब देखिए, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ, हमको बना बनाया फॉर्मूला नहीं मिला तो क्या करेंगे, हमसे बोल दिया गया एल्यूमिनियम नाइट्रेट, ये पूछ लिया गया। आप क्या करोगे, पहले हम फॉर्मूला बनाएंगे इसका। देखिए, व्हाट इज द सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम, Al, नाइट्रेट का सिंबल NO3, एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है 3, नाइट्रेट की 1, तो क्या बन गया AlNO3 का होल थ्राइस। ठीक, एक कंपाउंड और ले लें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मान लीजिए मैं दूसरा कंपाउंड ले लिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है Mg, हाइड्रोक्साइड का OH, मैग्नीशियम वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड की 1, फॉर्मूला क्या बनेगा MgOH को 2 से मल्टीप्लाई करो तो OH का होल ट्वाइस, ये हो गया फॉर्मूला। ठीक, अब देखिए मास निकालना है, एल्यूमिनियम कितने हैं यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई, नाइट्रोजन कितने हैं 3, 3 से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन कितने हैं 3 3 9, एल्यूमिनियम का मास 27, नाइट्रोजन का मास 14, ऑक्सीजन 16, ये हो गया 27, 14 3 42, 16 9 144, 4 2 6, 7 6 13, 4 4 8, 9 2 11, 213। इसका देखते हैं, मैग्नीशियम कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं 2, और हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो मैग्नीशियम का मास कितना होगा 24, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन 2, तो कितना हो जाएगा 24, 16 2 32 और प्लस 2 30, 40, 50, 54, 2 56, 2 58, 58। ठीक है, तो आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, या तो आपको बने बनाए फॉर्मूले लिख के आ जाएंगे, अगर बने बनाए फॉर्मूले अगर लिख के आ गए तब तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। अगर कंपाउंड का नाम लिख के आ गया कि एल्यूमिनियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम नाइट्राइट, सोडियम एसिटेट, ऐसे लिख के आ गए तो क्या करोगे, तो पहले आप फॉर्मूला बनाओगे, अगर आपने फॉर्मूला गलत बना दिया तो ये तो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, इसलिए आपको हर एक एलिमेंट की वैलेंसी और कंपाउंड की वैलेंसी आपको याद होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एलिमेंट और कंपाउंड की वैलेंसी आप याद कर लीजिए। ठीक है, अगर आपकी बुक्स वगैरह में भी आपके चार्ट बने होंगे एलिमेंट्स के कंपाउंड्स के, आप उन वैलेंसी को याद करिए। अगर आपको समझना है कि कैसे हम एलिमेंट की वैलेंसी फाइंड करते हैं, कंपाउंड की वैलेंसी कौन सी याद करें, तो इसके लिए आप लोग को हमारे चैनल पे पूरा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, नोट करिए इसको जल्दी से। अब मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया परसेंटेज कंपोजिशन, एक टॉपिक है आपका बहुत सिंपल सा, परसेंटेज कंपोजिशन। हमसे बोल दिया गया बताओ CaCO3 है, फाइंड परसेंटेज ऑफ कार्बन, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। CaCO3 में हमको तीनों एलिमेंट का परसेंटेज फाइंड करना है, तो जिस कंपाउंड में परसेंटेज अगर पूछा गया होगा किसी एलिमेंट का, तो पहले तो हम क्या करेंगे पूरे कंपाउंड का मास निकाल लेंगे। CaCO3 का मास निकालो, मॉलिक्यूलर मास निकालो पहले CaCO3 का, कैल्शियम का मास 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन 16 3 था 48, कितना आएगा 100, तो बहुत आसान है। अब देखिए परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम निकालना है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। जिस एलिमेंट का परसेंटेज फाइंड करना होता है उसका मास ऊपर लिखेंगे, कार्बन का मास कितना है टोटल 12 अपॉन टोटल इंटू 100,
कैल्शियम का मास कितना है 40 अपॉन टोटल इंटू 100। यहाँ टोटली 100 आया है तो आसान हो गया, 100 कैंसिल 12%, 100 कैंसिल 40%। ऑक्सीजन का मास कितना है, ऑक्सीजन का मास यहाँ पे आप 16 नहीं रखोगे, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है इस फॉर्मूले में 48, तो यहाँ 48 रखोगे अपॉन टोटल इंटू 100। 100 कैंसिल 48, और इन तीनों को ऐड करने पे 100 के इक्वल आना भी चाहिए। अगर 100 के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। तो कोई भी कंपाउंड अगर पूछा जाए, जैसे मान लो कोई दूसरा एग्जांपल ले ले, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, मान लो हमसे बोल दिया गया है MgOH के होल ट्वाइस में बताओ ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या होगा। ऑक्सीजन का परसेंटेज पहले इसका मास निकालो, 24 16 2 जा 32 प्लस 2 30 40 50 54 56 58। किसका परसेंटेज निकालना है, ऑक्सीजन का। हमसे पूछा गया ऑक्सीजन का परसेंटेज बताओ इस फॉर्मूले में, तो ऑक्सीजन का मास ये कितना कंटेन कर रहा है 16 2 जा 32 अपॉन टोटल 58 इंटू 100। सॉल्व कर लो, जो आ जाए इसका आंसर वही परसेंटेज किसका होगा, ऑक्सीजन का। नोट करिए इसको। अब मान लीजिए कुछ क्वेश्चन कराते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया, कैलकुलेट नंबर ऑफ gram molecules in 664 gram of Na2SO4.10H2O। देखिए इस चैप्टर में जितने भी थ्योरी पार्ट थे अब सारे हमने करा दिए हैं, चैप्टर लगभग खत्म हो गया पूरा। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पे बात कर लेते हैं और फिर इस वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं। तो पहले क्या पूछा गया इसमें कि नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स निकालो। 664 ग्राम ऑफ, ये फॉर्मूला दिया गया है, तो पहले इस फॉर्मूले का क्या निकालेंगे, molecular mass, molecular mass of Na2SO4.10H2O। देखते हैं सोडियम कितने हैं, सोडियम है 2, सल्फर कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितने हैं 4, इस डॉट का मतलब है प्लस, 10 इंटू H2O का मास कितना होता है 18। हम इंडिविजुअल भी निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन का अलग ऑक्सीजन का अलग, बट हम जब भी इस तरह फॉर्मूले अगर दिए हो तो H2O का मास कितना होता है 18 होता है, सिंपली आप 18 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली। रखते हैं फॉर्मूला, सोडियम का मास 23, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 और ये 180 हो गया, 46 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 180 कितना हो गया 60 40 100 130 34 2 36 6 42 322। ठीक, हमसे क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स कितने मास से पूछा गया है 664, 664 डिवाइड बाई 322, नियर अबाउट कितना आंसर आएगा 2। ठीक है, कितने मास में कितने ग्राम मॉलिक्यूल्स होंगे, तो आपने टोटल मास दिया गया है मुझको और इसका कितना मास है 322, तो 664 डिवाइड बाई 322, ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो नियर अबाउट राउंड ऑफ क्या लिखेंगे 2। नोट करिए इसको जल्दी से। अब मान लेते हैं क्वेश्चन कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिया यहाँ पे फाइंड रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। कुछ रेशियो वाले क्वेश्चन आपकी बुक वगैरह में दिए गए हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं। पहला क्वेश्चन CaCl2, इसका हमको रेशियो निकालना है एलिमेंट का अलग अलग। तो कैल्शियम कितने हैं 1, बीच में लगाओ रेशियो, क्लोरीन कितने हैं 2। जब मॉलिक्यूलर मास निकालना होता था तो रेशियो के प्लेस पे क्या लिखते थे प्लस, और जब रेशियो फाइंड करना है तो प्लस की जगह क्या लिखेंगे रेशियो। तो ये हो गया 40, 35.5 को 2 से करो 71,
अब ये कटेगा तो है नहीं, तो यही आंसर हो गया। अगला CaCO3 ले लेते हैं। कैल्शियम का मास कितना होता है? कैल्शियम कितने हैं? 1। कार्बन कितने हैं? 1। प्लस नहीं लगेगा भैया, रेशियो लगेगा। ऑक्सीजन कितने हैं? 3। ये हो गया 40, 12, 48। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ये हो जाएगा 4 10 जा, 4 3 जा, 4 12 जा। आंसर क्या आ गया? 10:3:12। ये हो गया। ठीक, ऐसे आप किसी का भी रेशियो आप निकाल सकते हो, किसी का भी रेशियो आप फाइंड कर सकते हो। मान लो कोई क्वेश्चन और ले लेते हैं, बड़ा क्वेश्चन। NH4 होल ट्वाइस SO4, इसका रेशियो निकालना है। नाइट्रोजन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 8। रेशियो। सल्फर कितने हैं? 1। रेशियो। ऑक्सीजन कितने हैं? 4। 14 2 जा 28। रेशियो। 1 into 8 8। सल्फर का मास 32। 16 4 जा 64। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकते हैं। अगर इन चारों में से अगर 3 हो रहे होते सिंपलेस्ट फॉर्म में, एक अगर ना हो रहा होता तो वही आंसर होता। अगर आप सिंपलेस्ट करोगे तो सबको एक साथ करोगे, तो देखिए किससे कट जाएगा? 4 से कट जाएगा सब। 4 7 जा, 4 2 जा, 4 8 जा, 4 16 जा। अब ये तीनों तो 2 से कट जाएंगे, बट ये 2 से नहीं कटेगा, तो ये आंसर हो गया 7:2:8:16। ठीक है, ये हो जाएंगे क्या? रेशियो वाले क्वेश्चन। जल्दी से देखिए, नोट करिए इसको। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इस चैप्टर में अगर आप लगाओगे तो क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप लोग खासकर एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस को आप ज्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपसे ज्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसलिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। एक टॉपिक है व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस। ये हो गया होगा आप लोग का। वीडियो पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए क्या होता है। देखिए, पॉलीएटॉमिक आयंस, भाई देखो नाम में जुड़ रहा है पॉली। पॉली का मतलब होता है मैनी। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। और एटॉमिक का मतलब क्या होगा? एटम। मतलब पॉली एटॉमिक का मतलब हो गया मैनी एटम्स। और आगे क्या वर्ड जुड़ा हुआ है? आयंस। इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसके पास एक से ज्यादा एटम्स हो और उनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज हो। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। पॉली एटॉमिक आयंस। ठीक है, पॉली एटॉमिक आयन। पॉली का मतलब होता है मैनी, मैनी एटम्स। जैसे एग्जांपल ले CO3 पे 2 माइनस। कार्बन और ऑक्सीजन कितने एटम्स हैं? 4। एक से ज्यादा एटम भी है और इनके ऊपर चार्ज भी है। जितने भी कंपाउंड्स होते हैं NO3 माइनस, OH माइनस, SO4 2 माइनस, CH3COO माइनस, आप कुछ भी ले लो, ये सारे होते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस, क्योंकि इनके पास एक से ज्यादा एटम भी होता है और इनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है। तो एक से ज्यादा एटम्स होने चाहिए और उनके ऊपर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। जरूरी नहीं कि सब नेगेटिव वाले ही हो, ये भी है NH4 पॉजिटिव। इसको भी बोलोगे आप लोग क्या? पॉली एटॉमिक आयंस। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो। और लगभग देखिए मोल कॉन्सेप्ट वैसे सीबीएसई ने डिलीट कर रखा हुआ है। मोल कॉन्सेप्ट इतना नहीं पूछेगा आप लोगों से, स्कूल लेवल पे मोल कॉन्सेप्ट के आने के चांसेस बहुत कम है। ये आप लोग मोल कॉन्सेप्ट को आप लोग ब्रीफ में कहाँ पढ़ोगे? क्लास 11th में, क्योंकि सीबीएसई ने क्लास 9th लेवल पे मोल कॉन्सेप्ट को हटा दिया है। तो इसलिए आप मोल कॉन्सेप्ट को छोड़ के आप बाकी इस चैप्टर में जितनी भी चीजें हैं आप सब कुछ कवर करिए, सारे टॉपिक्स आप पढ़िए। और इस चैप्टर में क्वेश्चंस आप लगा सकते हो। जैसे मान लीजिए हमने क्वेश्चन लगा लिया, हमसे बोल दिया गया कोई क्वेश्चन लगाने के लिए। हाँ, ये भी आप कह सकते हो। मान लो क्वेश्चन बोल दिया गया राइट फॉर्मूला। हमसे फॉर्मूला पूछेगा और हमें एलिमेंट के नाम दिए होंगे। जैसे हमको नाम दे दिया गया कैल्शियम एंड फ्लोरीन। अब बताओ कैल्शियम एंड फ्लोरीन से कौन सा कंपाउंड बनेगा? तो आप क्या करोगे भाई? कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है? 2। फ्लोरीन की क्या होती है? 1।
फॉर्मूला कौन सा बनेगा, CaF2। तो नाम क्या होगा इसका, कैल्शियम फ्लोराइड। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछते हैं कभी कभी। मान लो कोई दूसरा क्वेश्चन दिया गया, दूसरा पार्ट हमसे बोला गया मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन से कौन सा बनेगा। तो आप मैग्नीशियम का सिंबल क्या लिखोगे, Mg, और ऑक्सीजन का O। दोनों की वैलेंसी क्या होती है, 2। सेम सेम वैलेंसी क्या होती है, कट जाती है। फॉर्मूला क्या होगा, MgO, और नाम क्या होगा इसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक। मान लो हमसे बोल दिया गया कार्बन है और क्लोरीन है, कार्बन एंड क्लोरीन। तो कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, कार्बन की होती है 4, क्लोरीन की होती है 1। फॉर्मूला क्या बना, CCl4। तो इसका नाम क्या होगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो जल्दी से इसको वीडियो पॉज करके जल्दी से नोट करिए इसको। हो गया होगा। अब देखिए और क्वेश्चन कैसे पूछेंगे आपसे। मान लो हमको आयन दे दिए गए और हमसे पूछ लिया गया बताओ स्टेट द नंबर ऑफ एटम्स, कितने नंबर्स ऑफ एटम प्रेजेंट है। देखिए जितने भी क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर में बन सकते हैं वो क्वेश्चंस हम करवा दे रहे इसी क्लास में। बाकी और क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है। मान लो बोल दिया गया क्वेश्चन, क्वेश्चन है स्टेट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन फॉलोइंग केमिकल स्पीसीज, फॉलोइंग केमिकल स्पीसीज। देखिए अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो आप लोग वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करिएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्त वगैरह को। ठीक है। और जो लोग आज हमारे साथ नए जुड़े इस चैनल से, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। मान लो क्वेश्चन में दिया गया पहला एग्जांपल है CO3 पे 2-, दूसरा एग्जांपल है PO4 3-, और तीसरा है OH-। हमसे पूछा गया बताओ कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। सिंपल सा, एक कार्बन, इसमें क्या है, एक कार्बन के एटम्स हैं और 3 ऑक्सीजन के हैं, तो टोटल एटम्स कितने हैं, 4। इसमें एक फास्फोरस का एटम है और 4 ऑक्सीजन के हैं, तो कितने एटम्स हो गए, 4 1 5। और इसमें एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, कितने एटम्स हैं, 2। आयंस पॉजिटिव हो नेगेटिव चार्ज हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमसे अगर पूछा गया कि इस केमिकल स्पीसीज में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो सारे एटम्स को आप क्या कर लो, ऐड कर लो। ठीक है। जल्दी से नोट करिए इसको। तो हो गया होगा। तो आज की क्लास में बेसिकली हम लोगों ने डिस्कस किसके बारे में किया, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। आई होप ये क्लास आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल रही होगी, बहुत ज्यादा आपको यूजफुल रहेगी ये क्लास। इस क्लास में आपने पूरे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और जो कॉन्सेप्ट थे कि हमें कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक छोड़ने हैं, आप केवल इतने टॉपिक्स को आप पढ़ के चले जाओ एग्जाम में, डेफिनेटली है कि आपसे क्वेश्चंस नहीं छूटने वाले हैं। बस आपके पास क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आपके पास क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है तो कहीं ना कहीं आप लोग टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर ले जाओगे, बहुत कायदे से कवर करोगे। लेकिन जैसे कि हमने क्या कहा था बीच में, आपको हर एक एलिमेंट की वैलेंसी याद होनी चाहिए, या आप सीख लो कैसे एलिमेंट की वैलेंसी फाइंड करते हैं। आप लोग उसके लेक्चर को आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दिया है। आप लोग वो 2 क्लास को आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोग को कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो उसका भी वीडियो हमारे चैनल पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के वीडियो क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। आप लोग उन क्वेश्चंस को देख सकते हो कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल में हमें कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़ने हैं, किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और आप लोग को वैलेंसी एलिमेंट की भी, वैलेंसी कंपाउंड की भी, ये आपको एकदम अच्छे से आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि अगर जब तक आप लोग को वैलेंसी नहीं मालूम होगी तो आप देख ही रहे हो जितने भी क्वेश्चंस आप लगा रहे हो, हर क्वेश्चन में कोई ना कोई फॉर्मूला आ जा रहा है, तो बिना फॉर्मूले के आप लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। और जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स हैं उसके क्वेश्चन मैंने करवाई दिए थे,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के। और भी क्वेश्चंस बुक में दिए गए हैं, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस कई सारे दिए गए हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन के। तो आप लोग उन क्वेश्चंस को आप याद करिएगा, थ्योरी पार्ट्स को आप कवर करिएगा। थ्योरी वैसे मैंने सारी कवर कर ली है इस क्लास में, इसके बाहर कोई थ्योरी आपसे नहीं पूछी जाने वाली है। तो आई होप ये क्लास आप लोग को अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा, कुछ तो बेनिफिट आप लोग करिएगा, ठीक है। और जो लोग आज हमारे साथ नए जुड़े हैं इस चैनल से, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास हम लेके आएंगे आप लोग के लिए अभी इस चैप्टर के आपके बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। ग्रेविटेशंस की अभी वीडियो हमने बनाई थी, ग्रेविटेशंस के आपने लेक्चर देखे होंगे। तो अगली वीडियो हमारी फिजिक्स पे कोई अच्छे चैप्टर्स पे हम लेके आएंगे, उसका वन शॉट वीडियो बनाएंगे और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।